हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी वाइज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कोलकाता के शहर में एक व्यक्ति के साथ बेहद ही सच्ची डरावनी घटना घटी। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस इंसान के साथ आखिर कौन सी घटना घटी है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए ये सुनते हैं डरावनी और खौफनाक कहानी। दोस्तों, आज के समय में जब भी किसी के ट्रेडिशन का मजाक बनाया जाता है तो ये बात किसी न किसी को चोट जरूर पहुंचाती है और अक्सर ऐसी बातें दंगों का रूप भी ले लेती हैं। लेकिन क्या हो अगर आप किसी ट्रेडिशन में पूजे जाने वाले स्पिरिट का मजाक बना दें। ट्रेडिशन को मानने वाले इससे हर्ट तो होंगे ही, लेकिन अगर वो स्पिरिट भी आप पर नाराज हो जाए तो यही हुआ मेरे साथ। मैंने लालच में आकर एक ऐसे स्पिरिट को अपने ऊपर नाराज कर लिया जिसके प्रकोप से बचना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मेरे साथ आज से 35 साल पहले घटी थी। उस समय मैं एक ट्रेजर हंटर के रूप में काम किया करता था। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। मेरा काम जमीनों, दीवारों, पुराने किलों में गड़े हुए खजाने का पता लगाना था। असल में ये मेरा पैशन था। मेरे दिमाग में हमेशा ऐसे ख्याल आया करते थे कि एक दिन मुझे जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिल ही जाएगा और मैं बैठे बैठे करोड़ों अरबों रुपयों का मालिक बन जाऊंगा। मेरे ख्याल से ऐसे ख्यालात हर किसी जवान खून के मन में आते ही होंगे, इसलिए मैं भी कुछ गलत नहीं सोचता था। पर जब बहुत ज़्यादा भटकने और मेहनत करने के बाद भी मुझे गड़ा हुआ धन या छुपा हुआ धन नहीं मिला तो मुझे अकल आई कि इस तरह से मैं पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकता। उस दौरान मेरे पास कुछ किताबें हुआ करती थी जिसमें कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र था जहां मुझे गड़ा हुआ धन मिल सकता था। दिन रात मैं उसी किताब को पढ़ता रहता था और अपने दोस्तों के साथ उन जगहों पर जाकर धन तलाशता रहता था, पर मेरे हाथ में आखिर में कुछ भी नहीं आता था। अब वो जगह ऐसी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे और जिस किताब की मैंने बात की वो किताब दरअसल मेरे दादाजी ने मुझे दी थी और वो बहुत साल पुरानी थी। मुझे भी नहीं पता कि वो किताब उन्हें कहाँ से मिली, लेकिन वो किताब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी क्योंकि उस किताब में उन जगहों का नक्शा भी बना हुआ था जहां धन पाए जाने की संभावना थी। हालांकि ज़्यादातर जगहों पर तो धन मिला नहीं और जहां मिल सकता था वहां पर पहले ही लोगों के मकान खड़े हो चुके थे। उस किताब में जिन जगहों का जिक्र था वहां मैं अपने दोस्तों के साथ गया था। दोस्तों से याद आया, मेरे 3 दोस्त थे, श्रवण, कमल और समीर। हम चारों ही धन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। आखिर में हम सब ने ही धन पाने की उम्मीद छोड़ दी थी और मैंने तो उस किताब को कचरे में फेंक भी दिया था। लेकिन पता नहीं क्यों उसके बाद मुझे ठीक से नींद ही नहीं आई। वजह शायद ये भी थी कि मेरा मन उस वक्त भी कहीं के छिपे हुए खजाने को पाना चाहता था। इसलिए अगले ही दिन मैंने उस किताब को वापस कचरे के डिब्बे से बाहर निकाल लिया। बस यही मेरी गलती बन गई। अगर मैंने उस किताब को ना उठाया होता तो मेरे साथ वो सब ना होता जो आज हुआ। मुझे अच्छी तरह से याद है वो रात जब मैं वापस से उस किताब के पन्ने को पलट रहा था। अपने कमरे में बैठे मैं उस किताब के पन्ने को पढ़ता जा रहा था। मेरे कमरे की खिड़की खुली थी। बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब था। बिजली चमक रही थी जिसकी रोशनी सीधे किताब के पन्ने पर पड़ रही थी और ऊपर से तेज हवा भी चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रात किसी पर गुस्सा है और किसी न किसी के ऊपर बिजली जरूर गिराएगी। मैं कमरे में बैठा आराम से उस किताब के पन्ने को पलट रहा था कि तभी अचानक से लाइट चली गई और सारे मोहल्ले में अंधेरा छा गया। मैं आपको एक बात बता दूं कि अंधेरे में मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। अगर मेरे आसपास रोशनी का एक छोटा सा भी सोर्स है ना, तो उसके सहारे मैं पूरी ज़िंदगी काट सकता हूँ।
लेकिन अगर हर तरफ अंधेरा है और हल्की सी रोशनी भी दिखाई नहीं दे रही हो तो उसी वक्त मेरी सांसें तेज हो जाती हैं और मुझे लगता है कि मैं अभी मर जाऊंगा। वो रात भी कुछ ऐसी ही थी। जब लाइट गई और पूरा अंधेरा छा गया तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। इतने में ही मेरी सांसें तेज हो गई, मानो कोई दौरा पड़ रहा हो। फिर उसी वक्त मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मैंने सामने में अपने भाई चैतन्य को देखा, जो एक मोमबत्ती पकड़े हुए खड़ा था। वो मेरे पास आया और बोला, अरे भाई तू चिंता मत कर, सब ठीक है, बस लाइट गई है। इतने में ही मुझे अच्छा महसूस होने लगा। उसने मेरे हाथ में वही किताब देख ली और बोला, यार तू फिर से इस किताब को लेकर बैठ गया। तो मैंने कहा, भाई वो मुझे जैसे कि लत लग गई है इस किताब की। मैंने फेंक दिया था इसे, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो भाई ने कहा, देख भाई, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अरे तू कब तक ऐसे ही सफल होने की रट लगाएगा? गड़ा हुआ खजाना ढूंढना आसान काम नहीं है, और ये जरूरी भी नहीं है कि ये किताब सही हो। तो मैंने कहा, हाँ, पर न जाने क्यों मुझे लगता है कि इस किताब के सहारे मुझे खजाना मिलेगा। दादाजी ने ऐसे ही किताब थोड़ी न दी होगी मुझे। तो भाई ने कहा, ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। अगर अब भी खजाने के पीछे भटकना है तो भटक ले, मैं तो चला सोने भाई। इसके बाद भाई ने मोमबत्ती एक टेबल पर रख दी और खुद चले गए। मैं फिर से मोमबत्ती की रोशनी में किताब को देखने लगा। करीब आधे घंटे बाद मैंने थक कर जैसे ही किताब बंद की, वैसे ही मेरा ध्यान किसी चीज पर गया और मैंने दोबारा किताब खोल ली। उस किताब के बाएं पन्ने पर मुझे एक अजीब सी आकृति बनी हुई दिखी, जिसे कुछ लोग पूज रहे थे। वो आकृति कुछ मिट सी गई थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि आखिर वो है क्या। लेकिन थोड़ा गौर करने पर मुझे ऐसा लगा कि वो किसी कबीले के लोग हैं। फिर मैंने सोचा कि जरूर ये उनके देवता होंगे जिन्हें वो पूजते हैं। पर एक बात मेरे मन में चल रही थी कि कोई देवता इतना भयानक कैसे दिख सकता है। दरअसल जो आकृति उस किताब में बनी हुई थी वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। एक लंबा चौड़ा शरीर वाला आदमी बना हुआ था, जिसकी ड्रैगन जैसी लंबी लंबी मूछें थी। उसने अपने शरीर पर कुछ कीमती जेवर भी पहने हुए थे और एक कवच भी था, जैसे कि पहले के राजा महाराजा पहना करते थे। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये लोग हैं किस ट्रेडिशन के। आसपास के पन्नों को पलटकर जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ये लोग असम स्टेट के रहने वाले लोग हैं और इनके ट्रेडिशन में इस देवता को पूजा जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि ये धन के देवता हैं और धन की रक्षा करते हैं। उनके अनुसार इस देवता को धन कुबेर भी कहा जाता है और ये हमेशा ऐसे इलाकों में निवास करते हैं जहां दबे हुए खजानों के होने का अनुमान है। असम के कई इलाकों में आज भी इन्हें पूजा जाता है ताकि उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और कभी भी इनका प्रकोप उन्हें झेलना ना पड़े। धन कुबेर के बारे में कई किस्सों में भी बताया गया है, जिससे ये पता चलता है कि ये बड़े ही शांत किस्म के होते हैं, लेकिन अगर इन्हें किसी पर गुस्सा आ जाए तो उसकी खैर नहीं होती। इस किताब में मुझे असम के ही एक अजीबोगरीब गांव जातिंगा के बारे में पता चला, जहां पर कई लोग दबे हुए धन की तलाश में गए थे, लेकिन वापस आने के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और इसका कारण भी धन कुबेर था। उस किताब में लिखा था, धन कुबेर आज भी इस गांव में दबे हुए खजाने के आसपास रहकर इसकी रक्षा करते हैं और इनके इजाजत के बिना कोई भी धन प्राप्त नहीं कर सकता। जो भी यहाँ गया है वो कभी भी सही सलामत वापस नहीं लौटा। अब मेरे मन में भी फिर से वहाँ जाने की इच्छा जाग गई और मैंने तुरंत अपने दोस्तों को कॉल लगाकर इस बारे में बताया, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ जाने से साफ साफ मना कर दिया, ये कहकर कि अब वो लोग किसी भी फालतू बात पर विश्वास नहीं करेंगे और अब दबे हुए धन को पाने की कोई उम्मीद ही नहीं है उन्हें। मैं अकेले भी जा सकता था, लेकिन जाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें काफ़ी समझाया, लेकिन जब उसके बाद भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो मैंने फ़ोन रख दिया और सोचा कि मैं भाई को अपने साथ ले जाऊंगा
और ये सोचते हुए मैं वापस से उस रात सो गया। दोस्तों, आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपको धन कुबेर यानी कि धन कुबेर के बारे में कुछ बातें साफ बता देता हूँ, ताकि आगे की कहानी आप अच्छे से समझ पाएं। आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि धन कुबेर क्या होता है, तो अब बात कर लेते हैं कि ये क्या कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि असम का ये अर्बन लेजेंड बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और डरावना होता है, क्योंकि अगर इसे गुस्सा आ जाए तो ये किसी भी इंसान को अपने छलावे का शिकार बना सकता है और फिर उसे मार भी सकता है। इसे लेकर बहुत सारी कहानियां भी प्रचलित है, जिसमें ये बात साफ बताई गई है कि ये अक्सर शांत स्वभाव के होते हैं, और अगर आसपास इनके होने का संकेत मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं इलाकों में रहते हैं जहां धन छुपा होता है। लेकिन ये उतना ही खतरनाक भी होता है, क्योंकि अगर कोई इंसान इनके इलाके में जाकर धन को निकालने की कोशिश करता है तो उसके साथ बुरी, घातक और खौफनाक घटनाएं घट सकती हैं। हो सकता है कि वो मारा जाए या उसकी किस्मत में दुख और दर्द के अलावा कुछ न बचे। इसकी इतनी खतरनाक शक्तियों को देखते हुए लोग इसे भूत भी कहते हैं, और असम के कई लोग तो इनके इलाके में जाने की हिम्मत भी नहीं करते, इस डर से कि कहीं वो धन कुबेर उनसे नाराज ना हो जाए। मुझे ये सारी बातें तब समझ आई जब मैं खुद को मुसीबत में डाल चुका था। जब मुझे जातिंगा इलाके के बारे में पता चला तो उस वक्त मुझे सिर्फ इतनी खबर थी कि एक समय में धन कुबेर सच में हुआ करता था, और आज भी उनके होने का सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। अगले ही दिन मैंने भाई को जातिंगा गांव के बारे में सारी सच्चाई बताई, तो उसने कहा, देख भाई, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ने वाला। तुझे क्या लगता है, तू किसी के गांव में जाकर खजाना ढूंढ लेगा और वहां के लोग तुझे शांति से वो खजाना लाने देंगे? तो मैंने कहा, ओहो भाई, उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं जाने से पहले कोई ढिंडोरा नहीं पीटने वाला कि मैं उनके गांव का खजाना लेने आया हूँ। मेरे पास उस जगह का मैप है जहाँ खजाना होने की संभावना है। हम वहाँ जाएंगे और खजाना लेकर चुपचाप आ जाएंगे, और किसी को क्या ही पता चलेगा। और अगर ना भी मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस बार यकीन है कि वो खजाना हमें जरूर मिलेगा। तो भाई ने कहा, नहीं यार, मुझे माफ़ कर, मैं नहीं जा सकता भाई तेरे साथ, लेकिन मुझे किसी भी हाल में उन्हें अपने साथ ले जाना था, इसलिए मैंने कहा, ठीक है फिर, अगर मुझे खजाना मिल गया तो उसमें से एक फूटी कौड़ी भी आपको नहीं दूंगा, याद रखना ये बात। ये बोलकर मैं जाने लगा, और जैसा कि मैंने सोचा था, भाई ने सच में मुझे रोक लिया खजाने के लालच में, और कहा, अरे नहीं नहीं यार भाई, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा। ठीक है, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। मैं जानता था कि भाई मुझे अकेले तो खजाना लेने नहीं देंगे, और मेरे साथ चलने के लिए वो तैयार भी हो जाएंगे। फिर क्या था, अगले ही दिन मैंने असम की टिकट बनवाई और हम दोनों भाई जातिंगा गांव जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते भर मैं उस किताब को पढ़ता रहा और उस नक्शे को समझने की कोशिश करता रहा। मुझे पता ही नहीं चला कि कोलकाता से आसाम तक का सफ़र कब खत्म हो गया। करीब रात के 1 बज रहे थे जब भाई ने मुझे उठाया और कहा, प्रतीक, अरे उठ, स्टेशन आ गया। मैं तुरंत उठ गया और ट्रेन की खिड़की से बाहर स्टेशन की ओर झांका। बिल्कुल सन्नाटा था वहाँ, एक आदमी भी नजर नहीं आ रहा था, जो कि बहुत अजीब बात थी। रात काफ़ी हो चुकी थी और जिस ट्रेन के कोच में हम बैठे थे वो कोच भी पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। मैं ये सब देखकर बड़ा हैरान था। मैं और भाई स्टेशन पर उतरे तो मैंने कहा, यार बड़ी अजीब बात है, स्टेशन पर एक आदमी भी नजर नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? उस पूरे स्टेशन पर सिर्फ हम 2 ही इंसान थे। भाई ने कहा, यार अजीब तो मुझे भी लग रहा है, लगता है यहाँ कोई आता जाता ही नहीं है, अब क्या करें? तो मैंने कहा, चलो बाहर निकल कर देखते हैं, अरे किसी न किसी की तो ड्यूटी इस स्टेशन पर लगी ही होगी। मैं और भाई स्टेशन के एग्जिट की तरफ जाने लगे और वहाँ पर भी मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। और जानते हैं आप, वहाँ पर कोई रोशनी भी नहीं थी,
जैसा कि वो स्टेशन न जाने कितने समय से बंद पड़ा हो। हम दोनों भाई सुनसान स्टेशन पर धीरे धीरे चले जा रहे थे। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई और भी है वहाँ। वो भी इसलिए क्योंकि मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने कहा, भाई आपको आवाज़ आई क्या कदमों की? लगता है हमारे अलावा भी कोई है यहाँ। हम दोनों ने इधर उधर देखा पर हमें कोई नज़र ही नहीं आया, लेकिन कदमों की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। हम दोनों उसी जगह पर रुक गए। एग्जिट ठीक हमारे सामने था। हमारी आवाज़ बात करने पर स्टेशन में गूंज रही थी। हम दोनों ही खड़े थे कि अचानक से सामने अजीब सी रोशनी आई और एक भारी भरकम आवाज़ भी, जिसने कहा, कहाँ से आए हो? मैं और भाई दोनों डर गए और तुरंत पीछे मुड़े। हमने देखा कि सामने शॉल ओढ़े हुए, हाथ में लालटेन लिए एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है। उस आदमी की लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ी मूछें थी और वो लालटेन की रोशनी में वो बहुत ही ज़्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। तो भाई ने डरते हुए कहा, जी हाँ, हम कोलकाता के रहने वाले हैं। वो हमें जानना था कि यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, कोई नहीं आता इस स्टेशन पर। बहुत साल पहले मैंने किसी इंसान को यहाँ आते हुए देखा था। तो मैंने कहा, लेकिन क्यों? मतलब लोग आते तो होंगे ना असम में घूमने के लिए, फिर ये कैसे हो सकता है कि यहाँ एक आदमी भी नहीं है? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, असम? लगता है तुम लोग गलत स्टेशन पर उतर गए। असम तो यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर है। मैं और भाई दोनों ही हैरान हो गए। हमने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे भाई पर गुस्सा आया। मैंने उनसे कहा, क्या यार भाई, आपने बिना गलत स्टेशन पर उतार दिया? आपको पता नहीं था क्या कि कौन से स्टेशन पर उतरना है? तो भाई ने कहा, अरे यार सॉरी भाई, मुझे लगा कि शायद हम असम उतर गए हैं, इसलिए सॉरी यार। फिर मैंने उस बूढ़े आदमी की ओर देखा, फिर पूरे स्टेशन की ओर देखते हुए उनसे पूछा, अच्छा काका, यहाँ लोग आते क्यों नहीं है? मतलब यहाँ कोई काम करने वाला भी दिखाई नहीं दे रहा। तो बूढ़ा आदमी वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगा और हम दोनों भी धीरे धीरे उनके पीछे गए। उसने कहा, सुनसान इलाकों में कोई काम करना पसंद नहीं करता। मैं यहाँ 30 सालों से काम कर रहा हूँ और अब तक जितने लोगों की ड्यूटी यहाँ लगी है उन सब ने अपना ट्रांसफ़र करा लिया है। यहाँ आस-पास कुछ भी नहीं है और ना ही लोग आते जाते हैं, इसलिए कोई काम करना नहीं चाहता यहाँ। तो मैंने पूछा, क्या बता सकते हैं कि जातिंगा गांव यहाँ से कितनी दूर है? वो आदमी चलते चलते रुक गया। उसने मुझे देखा और बोला, वो तो यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ क्यों जाना है? तो मैंने कहा, वो बस हमें कुछ काम था इसलिए। तो बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ बता सकता हूँ, तुम वहाँ कैसे पहुँच सकते हो? तो भाई ने कहा, तो बताइए ना। बूढ़े आदमी ने कहा, यहाँ से करीब 350 किलोमीटर का रास्ता है। ट्रेन जाती तो है उधर, लेकिन अब अगले 2 दिन तक कोई ट्रेन नहीं मिलेगी तुम्हें यहाँ से। चाहो तो बस से जा सकते हो, लेकिन 7 से 8 घंटे लग जाएंगे तुम्हें वहाँ पहुँचते। हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। तो मैंने पूछा, तो बस कहाँ से मिलेगी? उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे स्टेशन के पीछे 3 किलोमीटर दूर बस अड्डा है, वहाँ हर शुक्रवार को बस आती है। तुम किस्मत वाले हो कि आज भी शुक्रवार है। जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी 2 घंटे में बस आ जाएगी। तो मैंने कहा, जी शुक्रिया, आप नहीं होते तो पता नहीं हम क्या करते। उस बूढ़े आदमी ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन संभल के रहना। जिस गांव में तुम लोग जा रहे हो वो कुछ अजीब सा गांव है। ये बोलकर वो आदमी वापस से स्टेशन के अंदर चला गया और हम बाहर खड़े सोचते रहे कि उसने ऐसा क्यों कहा होगा। मौसम फिर से बदलने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि भारी बारिश हो सकती है। बादल गरजने लगे थे। मैं और भाई पैदल बस अड्डे की तरफ जाने लगे। करीब 1 घंटे बाद हम दोनों वहां पहुंच गए। मैंने देखा कि वहां पर भी एक आदमी भी नजर नहीं आ रहा था।
मानो उस एरिया में कोई रहता ही ना हो। बस अड्डे में ना कोई दुकान थी और ना ही बैठने के लिए कोई जगह है। वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे जिस पर जाकर हम बैठ गए। मैंने कहा, यार कितना अजीब है ना ये एरिया, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। वो तो अच्छा है कि वो बूढ़ा मिल गया, वरना क्या करते हम। तो भाई ने कहा, पता नहीं यार और क्या क्या होगा। अभी तो घर से बाहर कदम ही रखा था कि एक समस्या सामने आकर खड़ी हो गई। अब आगे भगवान जाने क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने कहा, अरे भाई अब प्रॉब्लम नहीं, पैसा आएगा। हम बातें कर ही रहे थे कि हमें बस के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मौसम भी खराब था, इसलिए बस आते ही हम दोनों तुरंत बस में चढ़ गए। अंदर चढ़कर देखा तो पता चला बस में कोई भी पैसेंजर नहीं है। ये सब देखकर मैं हैरान परेशान हुआ। मैंने ड्राइवर से पूछा, भाई साहब बस में कोई पैसेंजर कैसे नहीं है? उस ड्राइवर ने गुस्से में कहा, अरे यार मुझे क्या पता, लोग मुझे बताकर थोड़ी ना घर से बाहर निकलते हैं, बैठो चुपचाप जाओ। इसके बाद मैं और भाई चुपचाप बैठ गए और बस चल पड़ी। मैं खिड़की से बाहर झांकने लगा और भाई तुरंत बस में ही मेरे कंधे पर सर रखकर सो गए। मैंने आगे की ओर देखा, सुनसान रास्ते और ऊंचे ऊंचे पेड़ के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमें वहां से निकले हुए करीब 1 घंटा ही हुआ था कि तेज बारिश शुरू हो गई और पानी खिड़की के अंदर आने लगा। इसलिए मैंने खिड़की बंद कर दी और चुपचाप सो गया। फिर सुबह के करीब 7 बज रहे होंगे जब हमें बस के उस ड्राइवर ने उठाया, ये कहकर कि हम पहुंच गए। मैं उठ गया और भाई को उठाकर बस से नीचे उतरा। वहां पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस छोटे मोटे दुकान थे। मैं एक दुकान पर गया जहां पर पानी की बोतल बिक रही थी। मैंने दुकानदार से पूछा, अच्छा भैया ये जातिंगा गांव है क्या? उस आदमी ने मुझे घूर कर देखा और किसी चीज़ की तरफ इशारा किया। मैंने जब उस तरफ देखा तो मुझे एक रिक्शा वाला दिखाई दिया। मैं उस रिक्शे वाले के पास गया और बोला, भैया जरा सुनो तो, ये जतिंगा गांव यही है क्या? तो उस रिक्शे वाले ने मेरी तरफ देखा और कहा, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है वो गांव, बोलो तो छोड़ दूं। इसके बाद मैंने भाई को इशारा करके अपने पास बुलाया और रिक्शे वाले से कहा, ठीक है चलो, लेकिन हमें ज़रा गेस्ट हाउस दिखा दो या कोई कमरा जहां हम आराम कर सके। तो रिक्शे वाले ने कहा, कमरा तो मिल जाएगा लेकिन वो जतिंगा गांव से थोड़ा बाहर है। तो हमने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम हमें वहीं छोड़ दो। फिर वो रिक्शा वाला हमें उस गेस्ट हाउस की ओर ले जाने लगा। आधे घंटे बाद वो चलते चलते रुक गया। मैंने आसपास देखा तो मुझे वहां भी कुछ दिखाई नहीं दिया, बस एक रास्ता दिखाई दिया जो ऊपर की पहाड़ी की ओर जाता था। रिक्शे वाले ने कहा, इस रास्ते में रिक्शा आगे बढ़ नहीं पाएगी क्योंकि रास्ता चढ़ाऊ है, आप लोगों को 1 किलोमीटर चलकर जाना पड़ेगा। वो क्या है ना कि इस एरिया में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए गेस्ट हाउस वगैरह 10 से 15 फुट ऊपर की तरफ बनाए गए हैं ताकि बाढ़ आने पर तकलीफ ना हो मेहमानों को। जातिंगा में भी आपको ऐसे ही ऊपरी हिस्सों में घर मिलेंगे। हम रिक्शा से उतर गए और उस आदमी को उसके पैसे देकर गेस्ट हाउस की ओर चल दिए। करीब 20 से 25 मिनट बाद हमें एक गेस्ट हाउस दिखाई दिया और उसके आसपास कोई भी नहीं था। हम वहां गए तो देखा कि एक आदमी आराम से अपने कुर्सी में सो रहा था। हमने उसे जगाया और कहा कि हमें कुछ घंटों के लिए कमरा चाहिए। पहले तो वो आदमी ऐसे चौंक गया जैसे कि उसने अपने सामने किसी भूत को देख लिया हो, लेकिन फिर उसने हमें एक कमरा दे ही दिया और हम दोनों भाई आराम करने के लिए कमरे में चल दिए। फिर शाम को हम दोनों उस गेस्ट हाउस से निकले और वहाँ के आदमी से पूछा, अरे भाई जरा बताना कि ये जतिंगा यहाँ से कितनी दूर है? उस आदमी ने हमें घूर कर देखा और पूछा, वहाँ क्यों जाना है? हमें ये बात अजीब लगी तो मैंने कह दिया, अरे यार कोई काम है, तुम इतना बताओ जितना पूछा गया, ठीक है? तो उस आदमी ने कहा, अरे मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ और तुम्हें आज से पहले देखा नहीं इसलिए पूछ लिया बस। तो मैंने कहा, ओह अच्छा, माफ़ करना भाई, असल में क्या है ना कि हमें वहाँ कुछ काम है
क्या तुम हमें वहाँ ले जा सकते हो? तो उस आदमी ने कहा, ठीक है चलो, लेकिन यहाँ से पैदल ही चलना पड़ेगा, कोई रिक्शा नहीं मिलेगा अब तुम्हें। भाई ने कहा, हाँ हाँ ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद हम तीनों फिर से जातिंगा गांव के लिए निकल पड़े। चलते चलते रात हो गई, लेकिन गांव नहीं आया। मैंने उस आदमी से पूछा, अरे भाई कितना चलना पड़ेगा और थक गया हूँ मैं। तो उस आदमी ने कहा, बस भैया थोड़ी देर और वैसे वहाँ किसके घर जाना है तुम्हें? अब हमें समझ नहीं आया कि हम इस बात का क्या जवाब दें। तो मैंने थोड़ा हकलाते हुए बोला, अरे वो बात कुछ ऐसी है ना कि हम यहाँ ज़मीन खरीदने के लिए आए हैं, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, अगर हो सके तो तुम ही कोई जगह दिला दो। उस आदमी ने हैरानी से मुझे देखा, मानो उसे मेरी बात पर शक हो गया हो। तो उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें ठाकुर से बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की सारी ज़मीन पर तो उन्हीं का हक है। तो मैंने कहा, ठीक है फिर तुम हमें उन्हीं के पास ले चलना। फिर हम चुपचाप चलते रहे। कुछ देर आगे चलते ही वो आदमी अचानक से जंगल के रास्ते में मुड़ गया और बोला, यहाँ से गांव जल्दी पहुँच जाएंगे, आओ मेरे पीछे। उस समय बहुत अंधेरा हो चुका था और हमारे पास कोई टॉर्च भी नहीं थी। मुझे अंधेरे से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, इसलिए मैं जंगल में जाने से बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। बिल्कुल सुनसान जगह थी वो। भाई ने कहा, अरे चल यार कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ, बस उसके पीछे पीछे चलते रहना। भाई की बात मानकर मैं भी उस आदमी के पीछे गया। भाई मेरे पीछे थे। जंगल में कदम रखते ही वहाँ की खामोशी और अंधेरे ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। पैरों के नीचे कुचलते हुए पत्तों और लकड़ियों की आवाज आ रही थी और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैंने भाई का हाथ जोर से पकड़ रखा था। मैंने उस आदमी से पूछा, सुनो भाई कितना दूर है अब गांव? तो उस आदमी ने कहा, अरे डरो नहीं भाई, ये जंगल ज़्यादा घना नहीं है, बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे हम। जंगल को पार करते ही गांव दिखाई देगा, वैसे संभल के आना, यहाँ कुछ जंगली जानवर जरूर हैं जो कभी कभी गांव में भी घुस जाया करते हैं, इसलिए देर रात को घर से बाहर भी मत आना। उसकी बातें सुनते सुनते हम चलते गए और कुछ ही देर में हमने जंगल को पार कर लिया। वहाँ आने वाली जंगली जानवरों की आवाज़ बहुत ही डरावनी थी। डर लग रहा था कि कहीं सच में कोई जानवर सामने ना आ जाए। उस आदमी ने कहा, ये सामने वाला जो बड़ा घर है ना, वही ठाकुर साहब का है, चलो दरवाज़ा खुलवा देता हूँ। फिर हम उस बड़े मकान के सामने जाकर खड़े हो गए और उस आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया। 2-4 बार दरवाज़ा पीटने पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर अचानक से दरवाज़ा खुल गया और सामने एक हट्टा कट्टा नौजवान दिखाई दिया। तो उस आदमी ने कहा, अरे भैया जरा ठाकुर साहब से बात करनी है, ये मेहमान है गांव के, कुछ बात करना चाहते हैं उनसे। उस नौजवान ने हमारी ओर देखा। दिखने में वो हट्टा कट्टा और गबरू जवान दिखाई दे रहा था, बिल्कुल जैसे जाट। फिर वो अंदर चला गया और करीब 15 मिनट बाद अंदर से 3 लोग बाहर आए। उनमें से एक ने सर पर पगड़ी पहन रखी थी। हमारे साथ जो आदमी था उसने कहा, नमस्ते ठाकुर साहब। तो ठाकुर ने कहा, क्या है रे, इतनी रात को परेशान क्यों किया? तो उस आदमी ने कहा, माफ़ी हुजूर, लेकिन ये लोग आपसे मिलना चाहते थे। तो ठाकुर ने हम दोनों भाइयों को देखा और कहा, क्या है, क्यों मिलना था इस समय? तो भाई ने कहा, जी मैं चैतन्य और ये मेरा भाई प्रतीक, हम दोनों कोलकाता से आए हैं। असल में हमें यहाँ ज़मीन खरीदनी है फैक्ट्री डालने के लिए। तो ठाकुर ने कहा, यहाँ कोई ज़मीन वमीन नहीं है, जाओ यहाँ से। मैंने तुरंत बोला, जी देखिए, अगर हमें कोई अच्छी ज़मीन लगी तो हम मुंह मांगी कीमत भी दे सकते हैं। तो ठाकुर ने कहा, बोला ना नहीं बेचना है हमें, जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो जाने लगा, लेकिन मैंने फिर से उसे रोकने की कोशिश की तो उस जाट ने मुझे धक्का मार दिया और कहा, एक बार में समझ नहीं आता क्या, निकल यहाँ से। मैं नीचे गिर गया और मेरा बैग भी, साथ ही बैग में रखी हुई दादाजी की किताब और किताब के अंदर रखा हुआ वो नक्शा भी बाहर आ गया।
और ठाकुर की नज़र भी उस नक्शे की ओर गई। मैंने वो नक्शा उठा लिया। भाई ने कहा, चल यार यहाँ से चलते हैं, देखते हैं कहीं और कोशिश करेंगे। हम जाने ही वाले थे कि न जाने क्यों उस ठाकुर ने हमें रोका और कहा, अरे सुनो सुनो, अभी इस वक्त कहाँ जाओगे, आओ अंदर चलो। वो माफ़ करना, असल में मुझे अभी याद आया कि एक जगह है जहाँ आप लोग कारखाना डाल सकते हो। उनका अचानक बदला हुआ बर्ताव देख मैं और भाई दोनों हैरान रह गए। तो मैंने कहा, अच्छा तो क्या आज आप हमें यहीं रुकने की इजाज़त देंगे? उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया और हमें अंदर ले गए। जो आदमी हमारे साथ आया था वो अपने घर जाने के लिए निकल गया। अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि ठाकुर के पास कई आदमी हैं जो घर के आंगन में खड़े हुए थे। तो ठाकुर ने कहा, ये सब मेरे आदमी हैं, असल में सुरक्षा के लिए मैंने इन्हें रखा हुआ है। आओ तुम्हें कमरा दिखा दूं। थक गए होगे ना तुम, कल फिर तुम्हें जमीन दिखाने के लिए ले चलूँगा। वो हमें एक कमरे में ले गए जहाँ पर 2 पलंग बिछे हुए थे और एक छोटी सी अलमारी भी थी। तो उन्होंने कहा, तुम लोग आराम करो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बाहर खड़े मेरे आदमियों से कह देना। वो ठाकुर मुझे कुछ अजीब सा लगा क्योंकि वो बार बार मेरे हाथों में जो किताब थी उसे ही देखे जा रहा था। फिर इसके बाद वो चला गया। हम दोनों भाई भी आराम करने के लिए लेट गए और मुझे तो तुरंत नींद भी आ गई। रात को फिर मुझे बहुत ही अजीब सी आवाज़ आने लगी। पहले मैंने सोचा कि शायद भाई ही होंगे जो किसी काम से उठे होंगे, लेकिन फिर जब वो आवाज़ तेज हुई तो मैं उठकर बैठ गया। मैंने देखा कि भाई तो सो रहे हैं, तो ये आवाज़ किसकी है? कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी। मैं उस खिड़की के पास गया और बाहर की ओर झांका। आवाज़ बाहर से ही आ रही थी, लेकिन किसकी थी ये समझ नहीं आ रहा था। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे कोई लंबी लंबी सांसें ले रहा हो। साथ ही किसी आदमी के कदमों की आवाज़ भी आ रही थी, और वो भी ऐसी जैसे कोई जानबूझकर जोर जोर से जमीन पर पैर पटक रहा हो। एक बार के लिए लगा कि कोई जंगली जानवर गुर्राते हुए पास आ रहा है। मैं वापस जाकर सो गया, लेकिन वो आवाज़ आनी बंद नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने घर के बाहर जाकर चेक करने के बारे में सोचा। जब मैं घर के बाहर जा ही रहा था तभी पीछे से ठाकुर की आवाज़ आई। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? मैं अचानक से उसकी आवाज़ सुनकर घबरा गया और डरते हुए बोला, वो बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई जानवर गुर्रा रहा हो, इसलिए चेक करने जा रहा था। ये सुनकर ठाकुर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, जैसे कि उसने कुछ शॉकिंग बात सुन ली हो। मुझे लगा था कि जानवर का आना जाना तो आम बात होगी, लेकिन जैसा रिएक्शन ठाकुर दे रहा था उससे लगा कि बात इससे भी कई ज़्यादा बड़ी है। तो मैंने पूछा, क्या बात है ठाकुर साहब, आप ऐसे हैरान होकर क्यों देख रहे हैं? तो ठाकुर ने कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फालतू में चिंता कर रहे हो। देखो जंगली इलाका है तो कोई जानवर आ गया होगा, इन सब पर ध्यान मत दो, जाओ जाकर सो जाओ। मैं कमरे में वापस आ गया, लेकिन सारी रात मुझे वो अजीब आवाज़ परेशान करती रही। फिर अगले दिन सुबह जब मैं सोकर उठा तो देखा कि भाई कमरे में नहीं है। मैं उसे ढूंढने के लिए बाहर गया तो देखा वो ठाकुर से कुछ बातें कर रहे हैं। ठाकुर ने मुझे देखकर कहा, आओ आओ नाश्ता कर लो, फिर ज़मीन देखने चलेंगे। मैंने नाश्ता किया और हम ज़मीन देखने के लिए चले गए। ज़मीन देखना तो बस बहाना था वहाँ रुकने का, इसलिए हमने थोड़ी एक्टिंग की और आखिर में कहा कि हमें ज़मीन पसंद नहीं आई है और हम वापस आ गए। तो भाई ने कहा, ठाकुर साहब माफ़ कीजिएगा, हमने आपको तकलीफ़ दी, ठीक है अब चलते हैं हम वहाँ से निकलने ही वाले थे कि ठाकुर साहब हड़बड़ाने लगे और बोले, अरे नहीं, ऐसे कैसे जाएंगे आप लोग? मेरे कहने का मतलब था, अरे आप लोग पहली बार हमारे गांव में आए हैं, अरे मेहमान हैं आप हमारे, कुछ दिन के लिए यहीं रुक जाइए। मुझे अजीब लगा तो मैंने कहा, जी नहीं, हम आपको अब और तकलीफ़ नहीं देंगे। तो ठाकुर साहब ने कहा, अरे तकलीफ़ की कोई बात नहीं है, असल में कल धनतेरस है और हमारे गांव के लोग कल के दिन एक पूजा करते हैं, सब साथ में रहते हैं। आप भी इस पूजा में शामिल होंगे तो हमें भी बहुत खुशी मिलेगी।
हमारे देवता हैं धन कुबेर, कल हम उनकी पूजा करेंगे। जैसे ही मैंने धन कुबेर का नाम सुना, मैंने रहने के लिए तुरंत हाँ कह दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग जरूर उस जगह पर जाएंगे जहाँ उनके होने का अनुमान है, और उसके आसपास ही मुझे दबा हुआ खजाना मिलेगा। उस रात मैं खजाने के बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते सो गया। रात के करीब 2:30 बज रहे थे जब मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी की परछाई मेरे ऊपर पड़ रही हो, यानी मेरे सामने कोई एकदम लंबा आदमी खड़ा हो। मैंने तुरंत आंखें खोल ली, पर सामने कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर ऐसा लगा जैसे कि कोई खिड़की से मुझे देख रहा हो, पर खिड़की की ओर देखने पर भी मुझे कोई नहीं दिखा। जब मैं तुरंत खिड़की के पास गया और बाहर देखा तो मुझे दूर जंगल की ओर भागता हुआ कोई दिखा। मैं बस उसकी हल्की सी झलक देख पाया, इसलिए मैं बता नहीं सकता कि वो कौन था। मुझे वहां डर लगने लग गया। वो इलाका सुनसान था, ऊपर से खिड़की से सीधा जंगल दिखाई देता था, और वो अजीब सी आवाज तो आती ही रहती थी। मैं चुपचाप जाकर कंबल ओढ़कर सो गया और अपना वो नक्शा निकाल लिया। मैंने लगभग गांव देख ही लिया था, तो अब मुझे नक्शा पहचानने में आसानी हो रही थी। नक्शे के मुताबिक जिस जगह पर मुझे खजाना मिलना था, वो जगह बहुत सारे पेड़ों से घिरी थी, और बहुत सारे पेड़ तो जंगल में ही होते हैं। लेकिन अब मुझे ये पता करना था कि यहाँ सिर्फ एक ही जंगल है या फिर ये खजाना किसी और जंगल में छुपा हुआ है। मैंने नक्शे को और अच्छे से समझने की कोशिश की, पर कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ये नक्शा न जाने कितने साल पहले बनाया गया था, और इतने सालों में ये गांव काफी बदल भी गया है। जब कुछ समझ नहीं आया तो मैं चुपचाप सो गया। और अगले ही दिन धनतेरस था। गांव में उस दिन काफी चहल पहल थी। वो दिन कब गुजरा पता ही नहीं चला। रात होते ही गांव की सभी औरतें हाथ में थाल लेकर जंगल की ओर जाने लगी, और सभी आदमियों के हाथों में भाला था। हम दोनों भाई भी ठाकुर के साथ चल दिए। जंगल के बीचों बीच हमने एक मूर्ति देखी, जो वैसी ही थी जैसी किताब में बनी हुई थी। ये उसी धन कुबेर की मूर्ति थी, और उतनी ही भयानक थी जितनी की किताब में थी। सभी औरतें उसकी पूजा करने लगी, और आदमी उस मूर्ति को घेर कर नाचने लगे। तो ठाकुर ने कहा, ये यहाँ की संस्कृति है। माना जाता है कि यहाँ पर धन कुबेर का वास है, जो दबे हुए खजाने की हिफाजत करते हैं। तुम तो जानते ही हो ना, आखिर उसी खजाने की तलाश में जो आए हो। उसकी बात सुनकर मैं और भाई दोनों दंग रह गए, ये सोचकर कि उसे कैसे पता चला। तो उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास दबे हुए खजाने का नक्शा है। उस खजाने पर मेरी भी नज़र है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर वो खजाना हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर तुम लोगों ने ना कहा तो तुम लोगों को भी उन्हीं लोगों की तरह यहीं जिंदा दफना दूंगा, जो लोग पहले यहाँ खजाने की तलाश में आए थे। हमारे पसीने छूटने लगे थे। तो उसने कहा, वो खजाना सिर्फ मेरा है, लेकिन अब अकेले मैं उस खजाने को पा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास खजाने का पूरा नक्शा भी नहीं है। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और बदले में मैं तुम्हें आधा हिस्सा दूंगा। मैंने भाई की तरफ देखा और भाई ने कहा, ठीक है, लेकिन कोई चालाकी मत करना। ठाकुर न जाने क्यों हंसने लगा। फिर धनतेरस की पूजा के बाद हम वापस आ गए, और ठाकुर ने हमसे नक्शा मांगा। हमने उसे नक्शा दिया, और उसने अपना नक्शा निकाला जो फट चुका था। उसने दोनों नक्शे का मिलान किया और कहा, ये खजाना इसी जंगल में है, क्योंकि इसके अलावा यहाँ और कोई जंगल है ही नहीं। और नक्शे के मुताबिक इन 5 ताड़ के पेड़ के बीच में खजाना छिपा हुआ है, और इन पेड़ों के बीच में ही कुबेर की मूर्ति है, यानी खजाना मूर्ति के नीचे है। हम बहुत खुश हो गए। ठाकुर ने आगे कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम कुबेर की मूर्ति हटा ही नहीं सकते, वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो मैंने कहा, अरे मूर्ति ही तो है, सच में देवता थोड़ी ही है। माना एक समय में वो धन की रक्षा करते होंगे, लेकिन अब उस धन को रक्षा की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं हटा सकते तो हम हटा देंगे। तो ठाकुर ने कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, गांव वाले तुम्हें जान से मार देंगे। तो मैंने कहा,
अरे रात के अंधेरे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप बताइए कि कब निकालना है खजाना। तो ठाकुर ने कहा, दिवाली की रात। उस दिन गांव में सभी लोग व्यस्त रहेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर हम उनकी बात मान गए, क्योंकि 2 दिन में ही तो दिवाली थी और उस दिन हम दोनों सच में माला माल होने वाले थे। दिवाली की रात भी जल्दी आ गई। मैं और भाई उस रात तैयार होकर ठाकुर के पास गए और कहा, चले ठाकुर साहब। उसने कहा, हाँ हाँ चलो। इसके बाद जब गांव में सब दिवाली मना रहे थे, तब हम खजाना निकालने के लिए जंगल में जा पहुंचे। वो पहली बार था जब जंगल में मुझे डर नहीं लग रहा था। हम धन कुबेर की मूर्ति के आगे ही खड़े थे। ठाकुर के चेहरे पर भी एक अजीब सी मुस्कान थी। तो मैंने कहा, अच्छा ठाकुर साहब, ये मूर्ति कैसे हटाएं? तो ठाकुर ने कहा, मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। ये हजारों साल पुरानी मूर्ति है, अगर हट गई तो पता नहीं क्या होगा। तो भाई ने कहा, अरे यार ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको डर है तो ठीक है, ये हम दोनों ही कर लेंगे। ये बोलकर हम दोनों भाई उस बड़ी सी मूर्ति को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। एक बार के लिए उस मूर्ति को देखकर मुझे भी डर लग गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो गुस्से में मुझे ही देख रही हो। हमारे हाथों में लोहे की रॉड थी और हमने उसी रॉड से मूर्ति को तोड़ना शुरू कर दिया। वो अमावस की रात थी और जैसे ही हमने मूर्ति पर वार किया, वो रात और काली हो गई। अचानक से मौसम बदल गया और बिजली चमकने लगी, जैसे कि आज वो किसी न किसी को मौत के घाट उतारने वाली है। हम रुके नहीं, बल्कि मूर्ति को तोड़ने में लगे रहे। पर अजीब बात ये थी कि उस मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था और ये देखकर ठाकुर भी हैरान था। उसने कहा, तुम लोगों में ताकत ही नहीं है, हटो। उसने अपने मुस्टंडों को मूर्ति हटाने के लिए भेजा और 3-4 आदमियों ने मिलकर उस मूर्ति को उठाकर साइड में रख दिया। फिर हम सब उस जगह की खुदाई करने लगे। फिर करीब आधे घंटे तक लगातार खुदाई करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। हम खुदाई करते गए, लेकिन अचानक से मैं रुक गया, क्योंकि खुदाई करते करते मुझे गड्ढे में कुछ मिला। मैंने कहा, लगता है मिल गया। सब अंदर झांकने लगे और ठाकुर के आदमी मिट्टी हटाने लगे। जल्द ही हमें एक बड़ा सा बक्सा मिला और हम जानते थे कि ये वही खजाने वाला बक्सा है, लेकिन साथ ही मुझे वहां पर कई सारे बिल भी नजर आए। ठाकुर के आदमी उस बक्से को बाहर निकाल ही रहे थे कि अचानक से उन पर कई सारे जहरीले सांपों ने हमला कर दिया। वो उनके गले में लिपट गए और उन्हें डस लिया। ये देखकर हम तुरंत वहां से दूर भागे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस बक्से की रखवाली कर रहे हो। मैं, भाई और ठाकुर तीनों दंग रह गए और ठाकुर के आदमी भी वहीं मारे गए। मौसम अब और भी ज्यादा खराब होने लगा। बिजली चमकने लगी और उसी वक्त एक बड़ी भयानक आवाज जंगल में गूंजी, जो लग तो जानवर की ही रही थी, लेकिन वो थी धन कुबेर की। मैं समझ गया, क्योंकि मैंने उसके बारे में पढ़ रखा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो सच हो सकता है। तो मैंने कहा, लगता है हमने धन कुबेर को नाराज कर दिया है, अब क्या करें? तो ठाकुर ने कहा, मैं खजाना तो लेकर ही जाऊंगा। तो मैंने कहा, नहीं, खजाने पर हमारा भी हक है। तो ठाकुर ने कहा, बिल्कुल नहीं, इस खजाने के लिए मैंने इतने सालों से मेहनत की है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगा। अरे वो तो मुझे तुमसे वो नक्शा चाहिए था, इसलिए मैंने तुमसे आधा हिस्सा देने की बात कही थी। अपनी खैरियत चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से, वरना यहीं दफन कर दूंगा। ये बोलकर वो ठाकुर बक्से की तरफ भागा, लेकिन इससे पहले कि वो उसे उठा पाता, अचानक से इतनी जोर से बिजली चमकी कि हम सब डर के मारे बैठ गए और उसी वक्त फिर से तेज गुर्राने की आवाज आई और एक बार फिर से बिजली चमकी, जो सीधे उस पेड़ पर गिरी जिसके नीचे हम खड़े थे। मैं तो सही समय पर साइड हो गया, लेकिन भाई नहीं हो पाए और उनके ऊपर पेड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे उनके सर पर बड़ी चोट आई। मैं चिल्लाया, भाई! उनके सर से बहुत खून बह रहा था और वो बेहोश हो गए थे। ठाकुर ये देखकर हंसने लगा। मैंने उस पेड़ को हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो मुझसे हिला भी नहीं।
इतने में वो ठाकुर खजाने के बक्से को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बक्सा भी नहीं हिला। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आसपास के सारे पेड़ अपने आप ही गिरने लगे। मैं किसी तरह उनसे बच गया, लेकिन ठाकुर नहीं बच पाया। भाई की तरह वो भी एक पेड़ के नीचे दब गया। तभी गांव वाले वहां आ गए और सारे हालात देखकर दंग रह गए। मैंने रो रो कर उनसे मदद मांगी। कुछ औरतें वापस गांव की ओर भाग गई और कुछ आदमियों ने भाई के ऊपर से पेड़ को हटाने की कोशिश की। काफी कोशिश के बाद हमने किसी तरह वो पेड़ हटा ही दिया। भाई की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इतने में ही वहां बहुत बड़ा तूफान आने लगा और गांव की बुजुर्ग औरतें मेरे पास आई। उन्होंने मुझसे कहा, तुम लोगों ने कुबेर के खजाने को बिना उनकी इजाजत के पाने की कोशिश की, इसलिए वो तुमसे नाराज हैं। ये उनका ही भयानक प्रकोप है। तुमने उनका अनादर किया है, हमारी संस्कृति का मजाक बनाया है। अगर उनसे बचना है तो माफी मांगो। मैं वहीं कुबेर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी लालच में आकर। मैं दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। किसी की संस्कृति का मजाक नहीं बनाऊंगा। मुझे यकीन है आपके अस्तित्व पर। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं चाहिए ये खजाना। तभी उस बूढ़ी औरत ने मुझे एक थाल दिया और कहा, तुम्हें इसमें धन कुबेर को अपने खून का भोग लगाना पड़ेगा। ये सुनकर मैं डर गया, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। मैंने थाल में रखी हुई छुरी से अपना हाथ काटा और चिल्लाया। फिर एक कटोरी में अपना खून इकट्ठा करके भोग लगाया। फिर माफी भी मांगी। मेरे साथ साथ गांव वालों ने भी उन्हें शांत करने की कोशिश की और किस्मत से वो शांत हो भी गए, शायद गांव वालों की वजह से। लेकिन ठाकुर बच नहीं पाया। उसकी लालच ने उसे मौत के मुंह में डाल दिया। मैं तो बच गया, लेकिन मेरा भाई, मेरे किए की सजा उन्हें मिली। सर पर चोट लगने की वजह से उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया और वो 5 साल के छोटे बच्चे की तरह हरकत करने लगे। वो सदमा मैं कभी भुला नहीं पाता। इतने सालों के बाद। तो दोस्तों, ये कोलकाता की बेहद ही डरावनी और खौफनाक कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस व्यक्ति के साथ आगे कौन सी घटना घटी। तो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।